तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिवन बिलो आर टू चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स P and Q that are accelerated through same potential difference V. Here masses MP बराबर MQ, charges half QP बराबर QQ. Which of the two subatomic particles will have longer de Broglie wavelength? ओके तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो पार्टिकल हैं P और Q, ठीक है, P एंड Q दो पार्टिकल। हमसे कह रहे हैं कि इन दोनों को हमने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया बच्चों, और इन दोनों का जो मास है वो भी सेम है, जबकि चार्ज Q का जो है वो आधा है, किससे? P से। P का जो भी चार्ज है उसका आधा कर दोगे तो Q का मिल जाएगा, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि किस पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो बच्चों, जब पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे किसी चार्ज पार्टिकल को तो उसको एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पहले हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन देख लेते हैं, तब हम सोचेंगे कि किसको मैक्सिमम मिल सकती है। तो भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है बताओ? तो बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम वी, है एच अपान एम वी। एम वी का मतलब लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और हम बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2km क्या लिख सकते हैं इसको भाई? एच अपान पी लिख दिया, और पी को क्या लिख सकते हैं? रूट में 2km। कैसे भाई? काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम से, क्या होता था? पी स्क्वायर अपान 2m, फर्स्ट ईयर पढ़ाया गया था, नहीं याद आ रहा? और पीछे चलते हैं, k बराबर आपको ये पता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो ये बनेगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपान m, और m स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? p स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम p बराबर क्या होता है? mv, इसलिए ये रिलेशन होता है, यहाँ से ये रिलेशन होता है, यानी कि लीनियर मोमेंटम होता है रूट में 2km, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमको ये पता है कि जिसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा? कम होगा, या जिसका लीनियर मोमेंटम कम होगा उसका लैम्डा क्या होगा? ज्यादा होगा। हमको तो ये देखना है कि लैम्डा जो है यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका ज्यादा है, तो हमको यानी कि ये ढूंढना है किसका लीनियर मोमेंटम कम है। और लीनियर मोमेंटम किससे डिपेंड करेगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी से। तो पहला काम होगा दोनों की काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मास तो सेम है एमपी और एमक्यू के, तो मास से तो डिपेंडेंसी खत्म हो गई भाई, मास से कोई मतलब नहीं है बचा। अब बचा हमारा किससे मतलब? के से। के देखते हैं। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी एक q पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है बताओ? ये आती है q इंटू वी। जब कोई q चार्ज पार्टिकल, ठीक है, v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? qv। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी p की कितनी आएगी? qp इंटू वी, चार्ज ऑफ p इंटू वी। q वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी जरा बताओ हमको? यह आएगी qq, मतलब q वाले चार्ज पार्टिकल की चार्ज और इंटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस v। भाई ये हो गया। अब सोचो, QQ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हाफ QP, यानी कि ये वाली वैल्यू आ सकती है, देखो रिलेशन दिया है ना, इसका यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? हाफ QP इंटू वी। QP इंटू वी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसकी जगह हम पूरा वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली लिख सकते हैं, यानी KQ बराबर आ गया KP अपान 2, या KP बराबर 2KQ। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों किसकी ज्यादा है? P वाले की। अब सोचो, P की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहां से देखो, जब P की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, Kp ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि P का लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। क्यों? देखो काइनेटिक एनर्जी सीधा डिपेंड कर रहा ना, तो जिसका K ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और जिसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, इस रिलेशन देखो भाई है, ये क्या दिख रहा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। क्या दिख रहा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। तो जिसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी बच्चों?
उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। तो लीनियर मोमेंटम अगर p का ज़्यादा आया है तो p की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या आएगी, कम आएगी। समझ गए। Q के लिए देखो जरा, Q वाले की, तो भाई P की काइनेटिक एनर्जी Q की डबल थी, मतलब Q की काइनेटिक एनर्जी कम आई, लेस आई है। तो KQ काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q इज लेस, नीचे एरो का मतलब कम, ऊपर एरो का मतलब ज़्यादा, कम है इसका मतलब ये इसमें क्या होगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम Q पार्टिकल का क्या होगा बच्चों बताओ, कम होगा। क्यों, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो लीनियर मोमेंटम भी कम होगा, और लीनियर मोमेंटम कम होगा तो यहाँ देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब Q की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि Q की डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी किससे, P से, क्योंकि बाकी सब तो सेम हो रहा था। तो Q की डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसका लीनियर मोमेंटम स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ Q विल बी ग्रेटर बिकॉज इट्स लीनियर मोमेंटम इज स्मॉलर। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, सैंपल पेपर फिजिक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज्यूमिंग दैट द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद कंप्लीट एक्यूरेसी, that is the corresponding uncertainty in its momentum being zero, what is the uncertainty in the simultaneously measured of the electron's position? ऑप्शन गिवन है A 0, B unity, C infinitely large and D some finite value become unity and infinity। तो देखिए बच्चों, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि ये बताता था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन, जहाँ पर डेल्टा एक्स होता था अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड डेल्टा पी होता था अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। ठीक है, जब कोई स्मॉल पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी ट्रेवल करता है तो उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम में ये रिलेशन बताया गया था। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका लीनियर मोमेंटम जो है, जो मोमेंटम है वो एक्यूरेट कैलकुलेट किया गया। ठीक है, वो क्या है, कंप्लीट एक्यूरेसी से मेजर किया गया। तो कंप्लीट एक्यूरेसी है उसमें। कंप्लीट एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया बच्चों कि लीनियर मोमेंटम बिल्कुल सही है, मतलब इसमें जो कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। तो ये उन्होंने दे दिया, इसकी अनसर्टेनिटी क्या है, 0 है। तुमसे कहने उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, मतलब हमको डेल्टा एक्स निकालना है जबकि डेल्टा पी हमको 0 दिया है। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू 0 बराबर इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, जहाँ पर एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या होता है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। खैर, तो ये हो गया। तो बच्चों देखिए, ये जब ऐसा है तो डेल्टा एक्स कितना आएगा बताओ, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू 0। और किसी भी चीज़ में अपान में जब 0 आ जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है बच्चों, इन्फिनिटी हो जाती है। मतलब ये ग्रेटर आर इक्वल टू होगा इन्फिनिटी के। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इन्फिनिटी से बड़ी होगी या इन्फिनिटी के बराबर होगी। तो भाई इन्फिनिटी से बड़े का तो कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब डेल्टा एक्स क्या होगी बच्चों, इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी का मतलब ये बहुत बड़ी होगी। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन विल बी वेरी लार्ज एंड इट इज विथ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बराबर हो जाएगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ईच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो आर द बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स in a hydrogen atom. Identify the statement that correctly satisfies the Bohr's model of an atom. A. The angular momentum of the orbiting electron is 3h upon pi. B. The potential energy of the electron in any stable orbit is positive. C. The radius of second electron orbit is
2a0 where a0 is the Bohr's radius. D, an amount of energy minus 3.4 electron volt given to electron in its second orbit will let it escape the atom. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं और हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट से हम शुरू करेंगे और फिर ये समझेंगे कौन सा करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको पूरा रीजन पता होना चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट कभी अगले क्वेश्चन में भी हम यूज कर सकें। बच्चों, इसको हम समझने से पहले हम आपसे कहेंगे कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल को बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, लगभग 50,000 बच्चे हमारे इस चैनल को देख रहे हैं लगातार, बट सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए सब लोग प्लीज़। अब देखिए बच्चों, हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज 3h/π। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सोचो। तो बच्चों, बोहर्स मॉडल क्या कहता है? बोहर्स मॉडल ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन अराउंड द न्यूक्लियस इज nh/2π। क्या कहता है, ये किसके बराबर होता है? nh/2π, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π, जहां पर n की वैल्यू भी हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर बच्चों n की वैल्यू 6 रख दी जाए तो सोचो क्या होगा। अगर n की वैल्यू 6 रखोगे तो क्या आएगा बताओ भाई? 4 है, आगे 5, 6, 7, 8 सब आएगा ना। 6 रखोगे तो क्या मिलेगा? जब 6 रखोगे मिलेगा 6 × h/2π यानी कि 3h/π। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3h/π हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का 3h/π हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टेबल ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट इज ऑलवेज निगेटिव। ये क्या होती है बच्चों? निगेटिव होती है, ठीक है। इसका फार्मूला होता था ना, क्या होता था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला? U बराबर होता था -27.2 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? -27.2 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट n²। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है। तो इन्होंने कहा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, ये चीज क्या हो गई? गलत हो गई, बिल्कुल। अब हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? R2 बराबर 2a0, जहां a0 क्या है? बोहर रेडियस। तो बच्चों, रेडियस का फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बताओ? है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है R बराबर n² h²ε0/πm/Ze²। ये रेडियस का फार्मूला होता है। जब यहाँ पे n = 1 रखते हैं तो बच्चों हम लोग कहते हैं ये बोहर रेडियस है हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन में Z भी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अच्छा, Z1 हो गया, N1 हो गया। इस समय रेडियस क्या कही जाएगी बच्चों? बोहर रेडियस, यानी कि इसको इन्होंने किससे दिया है? A0 से। तो R1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो ये बचेगा, N1 हो गया, Z1 हो गया, तो क्या बचेगा? h²/ε0/πm/E²। ठीक है। अब जब n = 2 रखोगे, दूसरी रेडियस की बात इन्होंने की है, n = 2 रखोगे तो क्या मिलेगा हमको? तो R2 बराबर मिलेगा भाई 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, बाकी Z तो बना ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये मिलेगा यहाँ पे R2 की वैल्यू मिलेगी, R2 बराबर 4h²ε0/πm/E²। तो R2 बराबर क्या बचेगा? देखो ये पहले वाली बोहर रेडियस है, इंटू 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है। तो R2 बराबर 4a0 मिलना चाहिए था, बोहर रेडियस की 4 गुनी, जबकि इन्होंने क्या दिया है? 2 गुनी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है? इनकरेक्ट। इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे यहाँ से कि R इज प्रोपोर्शनल टू n², इतना डीप ना जाते तो R इज प्रोपोर्शनल टू n²। तो जब 1 रखेंगे, ठीक है, ये nth की हो गई रेडियस, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो इसका मतलब जो दूसरी रेडियस होगी वो 4 टाइम होगी पहली वाली रेडियस की। तो
तो कैसे भी समझ सकते हैं, मतलब 4 टाइम आनी चाहिए थे, जबकि यहाँ दिया 2 टाइम है, तो ये चीज़ क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। अब अपना डी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड ऑर्बिट विल लेट इट स्केप द एटम। नहीं, क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी खुद ही निगेटिव होती है। भाई टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बताओ? टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है nth ऑर्बिट में, ये होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n स्क्वायर। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, अच्छा अगर कोई और एटम होगा तो यहाँ पे जेड स्क्वायर भी लग जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इन्होंने हाइड्रोजन एटम तो दिया नहीं, तो इसीलिए हम जेड स्क्वायर भी लगा के रखें। तो बच्चों सेकेंड ऑर्बिट में अगर आप एनर्जी निकालोगे तो वो क्या आएगी? निगेटिव आएगी। जब भाई n की वैल्यू 2 रखोगे सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो E2 क्या मिलेगा बताओ? माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 बराबर -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए भी बात कर लो तब भी E2 तो कितना हो रहा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा। ये एनर्जी है। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए टोटल एनर्जी को 0 करना पड़ता है। तो इतनी एनर्जी अगर पॉजिटिव उसको वहां रिसीव करवा दीजिए, वैसे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, आपको पता होना चाहिए, सेकंड में नहीं करेगा एब्जॉर्ब, लेकिन फिर भी अगर हम मान लें कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको अगर इतनी एनर्जी पॉजिटिव की एब्जॉर्ब कराएंगे तब टोटल एनर्जी क्या मिलेगी? 0। भाई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3.4 तब टोटल 0 मिलेगी, तब वो स्केप करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर स्केप कराना है तो इतनी एनर्जी पॉजिटिव यहाँ पर उसको मिलनी चाहिए, अगर बाई चांस वो मान ले कि एब्जॉर्ब करा तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी तभी वो स्केप कर सकता है। यहाँ पे दिया है कितनी एनर्जी निगेटिव देते हैं तो स्केप करेगा ही नहीं, तो ये चीज़ क्या हो गई? गलत हो गई। इसका मतलब केवल हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि in an on state the individual silicons and germanium diodes allows a voltage drop of 0.7 volt and 0.3 volt respectively across them. In the circuit shown, the silicon and germanium diode are connected in parallel combination of a voltage source of the 10 volt. What is the voltage V0 for the circuit network? तो देखिए बच्चों, यहाँ से 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, और हमको यहाँ V0 की वैल्यू बतानी है, जबकि यहाँ पर अर्थिंग है, मतलब ग्राउंडेड है, तो यहाँ का तो पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। उन्होंने कहा एक सिलिकॉन का डायोड है, एक जर्मेनियम का है। सिलिकॉन पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? 0.7 वोल्ट का, और जर्मेनियम पे कितना होता है बच्चों? 0.3 वोल्ट का। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं बताओ V0 की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। सोचो बच्चों, अगर 2 रेजिस्टेंस होते तो यहाँ से जब करंट फ्लो होती तो ऐसे डिवाइड होती कि दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाता है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाता था। बट ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे क्या डायोड लगे हैं, तो ये फिक्स है कि ये 0.7 वोल्ट का ही पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ये 0.3 वोल्ट का करेगा। तो सोचो करंट किधर से जाएगी, किधर उसके लिए जाना इजी होगा? जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कम हो। तो इसका मतलब जो भी करंट आएगी वो सारी की सारी सिचुएशन में इधर से चली जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी उस सिचुएशन। तो सारी करंट इधर से जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 0.3 वोल्ट का हो जाएगा। तब तक ये करंट को ब्लॉक रखेगा। ठीक है, तो यहाँ सारी करंट चली जाएगी। तो यहाँ 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो 10 आया, 0.3 का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा बताओ? 10 माइनस 0.3, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V0 10 माइनस 0.3 यानी कि 9.7 वोल्ट। तो V0 पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ का आ जाएगा 9.7 वोल्ट। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा? 9.7 वोल्ट। मतलब हमेशा करंट उस पाथ को फॉलो करेगी जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मिनिमम हो रहा हो, ऐसे जब डायोड की कंडीशन आएगी तो। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। प्रैक्टिस सैंपल पेपर का 17th क्वेश्चन ये है कि द कर्व बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ड्रॉप्स एट हाई मास नंबर्स A is greater than 170 as well as low mass numbers A less than 30. Reason are
न्यूक्लियाई विद द मिडिल मास नंबर्स एज ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 170 हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसमें हमको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं, एक असर्शन दिया है, असर्शन में क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व है वो नीचे गिरता है, ड्रॉप्स एट हाई मास नंबर। जहाँ मास नंबर ज़्यादा है वहाँ बाइंडिंग एनर्जी का कर्व नीचे आता है। ठीक है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले तो बताती क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए भाई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, ये बच्चों बताती है आपको स्टेबिलिटी के बारे में। ये किसको बताती है? स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमको पता चल जाता है। अगर किसी एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, आप देखिए, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कर्व दिख रहा होगा, ये Fe56 की सबसे ज़्यादा होती है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा मास नंबर की बाइंडिंग एनर्जी गिरने लगती है, बट 170 के बाद आपको कर्व में दिख रहा होगा बहुत तेज़ी से ड्रॉप होती है ना। इसी तरीके से जो मास नंबर 30 से कम है, जिनका मास नंबर 30 से भी कम है, देखो शुरुआत में वहाँ देखो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। आपको ग्राफ में दिख रहा होगा ना, 1H1 की बहुत कम है, फिर 2He4 की थोड़ा ज़्यादा है, फिर 7N14 की कम है, फिर पता चला जो है 8 और 16 की ज़्यादा है। कहने का मतलब जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू उसके पास वाले न्यूक्लियस से। ठीक है, बट रियलिटी क्या है कि 30 के नीचे वाले सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, काफ़ी कम है। ठीक है, 30 से 56 तक बढ़ी, 56 मैक्सिमम, उसके बाद गिरने लगी और 170 बाद थोड़ा तेज़ी से गिरती है, मतलब कम होती है। तो 30 से नीचे वालों का भी कम होता है और जिनका एटॉमिक मास जो है वो 170 से ज़्यादा है उनकी भी कम होती है। बस सही है, मतलब असर्शन इज ट्रू। ठीक है, अब रीजन की बात करें। अब रीजन में क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियाई विद मिडिल मास नंबर 30 से ग्रेटर और 170 से कम में हायर बाइंडिंग एनर्जी होती है। बिल्कुल, कर्व देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको कि 30 से ज़्यादा मास नंबर जिनका है उनकी क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी देखो बढ़ती गई 56 तक मैक्सिमम। जब 56 मास नंबर हो गया वहाँ पे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी हुई, उसके बाद ड्रॉप हो रही है, लेकिन तब भी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कम होने का मतलब है वहाँ 56 से कम हो रही है। और जैसे जैसे आगे आप बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है, बट 170 के बाद बहुत तेज़ी से घटती है। इसका मतलब एक कर्व जो है वो इस चीज़ को भी सही कर रहा है। बट आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ जो है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है भाई, अगर ये चीज़ सही है तो ये चीज़ अपने आप सही हो जाती है। मतलब ये जो असर्शन है वो रीजन से पूरी तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन। बट एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन है ना वो पलट दिए गए। जैसे जनरली क्या होता है, ए ऑप्शन ये होता था कि असर्शन रीजन बोथ करेक्ट हैं, बट असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है एग्जैक्टली, तो ये ए होता था जनरली, बट यहाँ पे बी दिया है। तो ऑप्शन का भी ध्यान रखिए किस ऑप्शन पे क्या दिया है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।